गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है और उसके पद की योग्यताएं, कार्यकाल और इसी प्रकार से उसकी शक्तियां और कार्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियां जो है निरंतर जिसमें वृद्धि हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को वैसे तो सीमित शक्तियां दी गई हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में जो हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उनके कारण उसके पद में और उसकी शक्तियों में, उसके कार्यों में निरंतर वृद्धि क्यों हो रही है। तो देखिए, अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसके प्रमुख कारण क्या है। तो मैं आपको इसके पॉइंट ही बताऊंगा क्योंकि ये आपके 2 या 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियों में वृद्धि के कारण क्या है। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण, वैसे तो देखिए राष्ट्रपति को सीमित शक्तियां दी गई है अमेरिकी संविधान ने, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रपति की शक्तियां निरंतर जो है उसमें वृद्धि हुई है। और क्यों हुई है उसके कारण हम देखते हैं। पहला है संकटकालीन व्यवस्था। तो देखिए, संकटकालीन व्यवस्था में जैसे कि हमने शीत युद्ध का दौर देखा, हमने गृह युद्ध देखा, आर्थिक मंदी का दौर देखा। तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति को जो है महत्वपूर्ण उसकी शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं और इस स्थिति में जो है उसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण निर्णायक के रूप में हम देखते हैं। तो संकटकालीन स्थिति में अमेरिका में अध्यक्ष शासन व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च निर्णायक के रूप में उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि संकट के समय में सारी शक्तियां ही जो है उसके हाथों में आ जाती हैं। अगला हम देखते हैं कि जो है लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय। देखिए, वर्तमान में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है और राज्य को अधिक से अधिक जो है कार्य उसे करने पड़ते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य को जो है अधिक से अधिक कार्यों को करना पड़ता है क्योंकि आज वर्तमान में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी है और इस कारण से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य को जो है अधिक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं कि व्यक्ति के जिस प्रकार से रोजगार के अवसर उसे उपलब्ध कराना, उस प्रकार से उसे जो है चिकित्सा, स्वास्थ्य की जो है उसे सुविधा प्रदान करना, उसी प्रकार से उसे ऐसी जो है परिस्थितियां राज्य द्वारा प्रदान की जाए जिसमें रहकर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके और अपने व्यक्तित्व को निखार कर लेकर आए। तो इस प्रकार राज्य के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हम देखते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के कारण ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अगला है संविधान का विकास। तो देखिए, संविधान के विकास के साथ साथ भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो देखिए, संविधान का जिस प्रकार से अमेरिका में भी अभिसमय और परंपराएं पहले प्रचलित थी और उन प्रचलित परंपराओं ने
जो है किस प्रकार से वहां पर संविधान विकसित हुआ और संविधान का जो है प्रारूप लिखित रूप में जो है हम देखते हैं कि वहां पर शुरू हुआ। तो इस प्रकार संविधान एक विकसित रूप में वहां पर विधिवत रूप से स्थापित हुआ। तो संविधान के विकास के कारण भी जो है राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हम देखते हैं। अगला है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो देखिए राष्ट्रपति का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप में जो है राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के बावजूद भी व्यवहार में हम देखते हैं कि उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है कि जनता से वो सीधा संपर्क साधता है और जनता से सीधा संपर्क साधने के कारण जनता में उसकी छवि एक तरह से बन जाती है और जनता उसे पहचानने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता और राष्ट्रपति के बीच में जो है डायरेक्ट संवाद की स्थिति हम देखते हैं और इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जनता उसे अपनी छवि के द्वारा चुनती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जो है व्यवहार में हम देखते हैं जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति बन गया है, इस कारण से भी जो है उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला है कांग्रेस के अधिनियम। तो देखिए कांग्रेस के अधिनियम जो है कांग्रेस ने समय समय पर अपने अधिनियम बनाए हैं, तो उन अधिनियमों के द्वारा भी हम इसकी शक्तियों में वृद्धि देखते हैं। कांग्रेस के अधिनियम, कांग्रेस के अधिनियम। तो देखिए कांग्रेस ने समय समय पर अधिनियम बनाए हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कांग्रेस ने 1953 में अनेक जो है अधिनियम बनाए हैं। जैसे 1953 में कांग्रेस ने ऐसे अधिनियम बनाए जिससे जो है राष्ट्रपति की शक्तियों में हम देखते हैं निरंतर वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में जो है राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां दी गई है। इसी प्रकार जो है प्रदत्त व्यवस्थापन भी हम देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन ने भी राष्ट्रपति की शक्तियों में महत्वपूर्ण जो है वृद्धि की है। तो देखिए प्रदत्त व्यवस्थापन आपको बताया था कि संसद जो है किस प्रकार से उसके पास में कार्यों की अधिकता होती है और कार्यों की अधिकता होने के कारण संसद जो है अपने कार्यपालिका को सौंप देती है और कार्यपालिका उन कार्यों को करती है। तो देखिए संसद के पास में समय का अभाव होता है और समय के अभाव के कारण संसद उन कार्यों को जो है किस प्रकार से संसद उन कार्यों को विभिन्न विभागों के द्वारा करवाती है। तो देखिए इस प्रकार संसद का जो है हम देखते हैं कि संसद अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कार्यपालिका के द्वारा उसे करवाती है, क्योंकि संसद के पास में समय का अभाव होता है और समय के अभाव के कारण और कार्यों की वृद्धि के कारण संसद अपने कार्य कार्यपालिका के द्वारा करवाती है। तो देखिए इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाता है और जो कार्य संसद को करने चाहिए वो कार्य राष्ट्रपति करता है। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा कि संसद के पास में वहां पर प्रदत्त व्यवस्थापन, जैसे कि हम ब्रिटेन में भी हमने देखा कि ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था है और इस कारण ब्रिटेन में जो है कि संसद जो है वो केवल मोटी मोटी रूपरेखा कानूनों की बना देती है और बाकी का कार्य किसको करना पड़ता है, कार्यपालिका करती है। तो इस प्रकार से अमेरिका में भी हम ये व्यवस्था देखते हैं और इस व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति की शक्तियों में, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है, इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि जो है इस व्यवस्था के कारण भी हो रही है। तो इस प्रकार
ये राष्ट्रपति की शक्ति और निरंतर वृद्धि के प्रमुख कारण है जो कि हमने पढ़े। तो हम अगला जो है टॉपिक देखते हैं कि राष्ट्रपति के बाद में आपका अगला टॉपिक आता है कांग्रेस। तो देखिए, राष्ट्रपति के बाद में आपका अगला जो टॉपिक है अमेरिका के संविधान में, वो है कांग्रेस। तो देखिए, अगला टॉपिक आपका कांग्रेस है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में संसद या संघीय व्यवस्थापिका, अमेरिका में संसद या संघीय व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। तो देखिए, संसद को अमेरिका में जो कांग्रेस है वो संसद है, संसद को कांग्रेस के नाम से कहा जाता है वहां पर। और इसके दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट वहां पर उच्च व द्वितीय सदन है। उच्च व द्वितीय सदन के रूप में वहां पर सीनेट है। उच्च व द्वितीय सदन। जबकि जो प्रतिनिधि सभा है वो निम्न व प्रथम सदन। तो देखिए, इस प्रकार अमेरिका में संसद को, संघीय व्यवस्थापिका को हम कांग्रेस कहते हैं। और इस कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट वहां पर कांग्रेस का उच्च व द्वितीय सदन है और प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निम्न व प्रथम सदन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में जो सीनेट है उसे विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं जो कि आपके सिलेबस में है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं जिनका हम आगे कक्षा में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन कहा जाता है क्योंकि इसके कार्य और शक्तियां जो है इतनी अधिक हैं। इसके कारण से हम विश्व के, जब हम तुलना करते हैं विश्व के दूसरे सदनों से, तो विश्व के दूसरे सदनों के पास इतनी शक्तियां और इतने अधिकार, इतने कार्य नहीं है जितने कि अमेरिका में सीनेट के पास में। तो इसलिए अमेरिकी सीनेट को हम विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम कांग्रेस का हमने देखा कि अमेरिका में संघीय व्यवस्थापिका कांग्रेस संसद है और इसके दो सदन है। तो अब हम सीनेट के बारे में पढ़ेंगे कि सीनेट जो है अमेरिका में किस प्रकार से उसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, उसकी शक्तियां, कार्य, उसका संगठन, उसकी संरचना किस प्रकार से है। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है सीनेट। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा सीनेट।
देखिए अमेरिका में जो संघीय व्यवस्थापिका है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। कांग्रेस का द्वितीय सदन है और यह अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केंद्र, द्वितीय सदन है और यह अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र है। तो देखिए हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी उसमें भी हमने सीनेट के बारे में पढ़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी राजनीतिक नियुक्तियां करता है उसे सीनेट के 2/3 समर्थन से जो है, बहुमत से उसे अनुसमर्थन मिलना जरूरी है। नहीं तो वो नियुक्तियां या जो संधि समझौते जो राष्ट्रपति करता है वो भी सीनेट के द्वारा अनुसमर्थन उसे मिलना चाहिए, और सीनेट उसे पास नहीं करती तो संधि या समझौते जो है किसी भी जो है मतलब के नहीं रहते हैं, उन समझौतों का कोई महत्व नहीं रहता। तो इस प्रकार अमेरिका में हमने देखा राष्ट्रपति के अभी शक्तियां और कार्य में हमने पढ़ा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति जिन नियुक्तियों को करता है उन नियुक्तियों में भी हमने देखा कि सीनेट का अनुसमर्थन मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट दूसरा सदन है और अमेरिकी राजनीति में जो है ये बहुत ही प्रमुख स्थान अपना रखता है कि इसका ये अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केंद्र है। तो एक इस प्रकार से सीनेट जो है वो कांग्रेस का एक समस्तरीय सदन के रूप में संविधान निर्माताओं ने सोचा था, लेकिन ये नहीं समझा था कि वह समूची संघीय व्यवस्था की क्या है, रीढ़ की हड्डी सिद्ध होगी। तो देखिए इसी संविधान निर्माताओं ने इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया था कि ये केवल वहां पर दूसरा सदन ही नहीं है, वहां के संविधान की क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जो भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है या जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो इस सदन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो ये सदन अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए अमेरिकी सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ही जब इसका निर्माण संविधान में रचा था तो उस समय ही इसकी रचना इस प्रकार की थी कि ये संविधान में जो है रीढ़ की हड्डी का कार्य करेगी। तो इस प्रकार अमेरिका में सीनेट का महत्वपूर्ण स्थान है और ये जो है वहां के संविधान का प्रमुख आधार है। तो देखिए वहां पर जो है सीनेट जो है एक, जैसे कि ब्रोगन ने लिखा है, ब्रोगन का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, उसने लिखा है सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती है। तो देखिए ब्रोगन ने लिखा है, ब्रोगन का प्रमुख जो कोटेशन है इस बारे में, ब्रोगन ने एक विचारक हैं, ब्रोगन ने लिखा है, ब्रोगन ने लिखा है कि सीनेट एक ऐसी संस्था है, सीनेट एक ऐसी संस्था है, सीनेट एक ऐसी संस्था है, ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती। सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती। राष्ट्रपति आते और जाते हैं, नहीं मरती। राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं,
और जाते हैं तथा प्रतिनिधि सदन भी 2 वर्ष बाद प्रतिनिधि सदन भी 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। दो वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। परंतु सीनेट बनी रहती है। तो देखिए ब्रोगन का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने लिखा है सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती। राष्ट्रपति आते और जाते हैं, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। पहले उसे महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है और प्रतिनिधि सदन भी 2 वर्ष बाद में समाप्त हो जाता है, परंतु सीनेट बनी रहती। इसलिए सीनेट के बारे में ब्रोगन का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीनेट कभी नहीं मरती। राष्ट्रपति आते और जाते हैं, सीनेट भी 2 वर्ष के बाद में समाप्त हो जाता है, प्रतिनिधि सभा भी 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन सीनेट जो है बनी रहती है। तो इस प्रकार सीनेट जो है अमेरिकी संविधान में सीनेट को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य अधिकार प्राप्त हैं। इसी कारण से हम उसे जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन कहते हैं। देखिए इस प्रकार सीनेट का जो है अमेरिकी प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अमेरिकी शासन व्यवस्था की ये केंद्रीय धुरी है और यदि इसे निकाल दिया जाए तो अमेरिकी शासन व्यवस्था धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस प्रकार से अमेरिका में सीनेट का केंद्रीय महत्व है। सीनेट प्रशासन की केंद्रीय धुरी है और केंद्रीय धुरी होने के कारण यदि जो है सीनेट को निकाल दिया जाए अमेरिकी प्रशासन से तो अमेरिकी प्रशासन क्या है, ध्वस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अमेरिका में सीनेट का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और शरीर जो है हम देखते हैं सीधा उसी से रहता है, तो उसी प्रकार से अमेरिका में भी जो है सीनेट वहां पर केंद्रीय धुरी का काम करती है और उसी से जो है प्रशासनिक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अमेरिकी प्रशासन में सीनेट का केंद्रीय और महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं सीनेट की रचना और जो है उसका संगठन किस प्रकार है। तो देखिए सीनेट की रचना व संगठन। सीनेट की रचना व संगठन। सीनेट की रचना व संगठन। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि सीनेट की रचना क्या है। तो देखिए सीनेट जो है इसमें यह राज्यों का प्रतिनिधि सदन है और प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, और इसमें प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं।
अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य हैं, अतः 2 सदस्य भेजे जाते हैं। अतः सीनेट की सदस्य संख्या, अतः सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। देखिए अमेरिका में सीनेट जो है राज्यों का प्रतिनिधि सदन है और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य, 2 मेंबर इसमें भेजे जाते हैं। 50 राज्य हैं तो 50 राज्य के हिसाब से 2 सदस्य भेजे जाते हैं, तो इसकी सदस्य संख्या क्या है? 100 हुई। तो इस प्रकार अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य हैं, तो इसकी सदस्य संख्या 100 है। अगला है सीनेट की रचना, सीनेट का निर्वाचन। तो देखिए अमेरिका में सीनेट का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो हम देखते हैं कि सीनेट का निर्वाचन, सीनेट का निर्वाचन, तो देखिए 17वें संशोधन के द्वारा, 17वें संशोधन के द्वारा सत्रहवें संशोधन के द्वारा 17वें संशोधन के द्वारा सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, सीनेटरों का चुनाव, सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष, सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है, मतदाताओं द्वारा होता है, मतदाताओं द्वारा होता है। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। जो मतदाता जो होते हैं सीनेटरों का चुनाव जो है करते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं वही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं, जो वे ही मतदाता, वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं, सीनेटरों का चुनाव करते हैं, सीनेटरों का चुनाव करते हैं, जो कि प्रतिनिधि सभा के, जो कि प्रतिनिधि सभा के, प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में, प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो देखिए वे मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। देखिए इस प्रकार प्रत्येक सीनेटर का सदन में 1 वोट होता है। तो देखिए प्रत्येक सीनेटर का सदन में, प्रत्येक सीनेटर का, प्रत्येक सीनेटर का सदन में 1 वोट होता है। और यदि किसी राज्य से, और यदि किसी राज्य से जो है हम देखते हैं कोई स्थान खाली रह जाए, सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाए, तो जिस राज्य से स्थान खाली हुआ है वहां का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेश दे सकता है। तो देखिए सर, हम देखते हैं कि इसमें सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा होता है और वही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो कि प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रत्येक सीनेटर का सदन में जो है 1 वोट होता है, 1 वोट तय किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यदि कोई सीनेटर का पद रिक्त हो गया होता है तो उसमें उस राज्य से संबंधित राज्यपाल जो है वहां पर
निर्वाचन का जो है आदेश दे सकता है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं इस प्रकार से प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं। 50 राज्य की संख्या हमने देखी जो है। और सीनेट का निर्वाचन हम देखा कि इसका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से मतदाता जो है सीनेटरों का चुनाव करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अमेरिका में सीनेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो देखिए सीनेट का हम देखते हैं इसका कार्यकाल या अवधि क्या है। तो इसका कार्यकाल जो है कार्यकाल या अवधि, तो हम देखते हैं इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। तो देखिए 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल है और यह अर्ध स्थायी सदन है। यह अर्ध स्थायी सदन है, अर्थात इसमें जो है 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद जो है मुक्त हो जाते हैं, फिर दोबारा नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो देखिए पुनः सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि सीनेट के 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष के बाद में पद मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है यह, और यह एक अर्ध स्थायी सदन है। इसके हम देखते हैं कि जो है इसमें 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार सीनेट का हमने संगठन और रचना देखा कि किस प्रकार से अमेरिका में सीनेट का महत्वपूर्ण स्थान है और अमेरिकी प्रशासन की जो है केंद्रीय धुरी हम सीनेट को ही मानते हैं।